दोस्तों, क्या आपने यह कभी नोटिस किया है कि बचपन से हम जिस भाई के साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं, वो भाई हमारा साथ देता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता को बड़ा भाई संभाले, या बड़ा भाई सोचता है कि छोटा भाई संभाले। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात, अब पिताजी के पास कितनी संपत्ति है, उसका हिस्सा कैसे होगा, कि मैं ज़्यादा लूँगा कि बड़ा भाई ज़्यादा लेगा। इसी वजह से कभी कभी भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, और लड़ाई इस हद तक पहुंच जाती है कि भाई एक दूसरे को मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज आपके लिए मैं ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और अपने भाइयों को ज़रूर दिखाइएगा। तो शुरू करते हैं। सेठ घनश्याम जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे बहुत ही होनहार थे, लेकिन एक 4 BH के अपार्टमेंट के लिए दोनों भाइयों में बहुत ज़ोर से युद्ध होने लगा, यानी कि वो लड़ने लगे। अब लड़ते लड़ते बात मारपीट तक उतर आई। मारपीट ऐसी कि वो एक दूसरे को मारने के लिए उतारू हो गए। ये सेठ घनश्याम देख रहे थे और बैठे बैठे बहुत जोर से हंस रहे थे। अब उनके पुत्र उनके पास आते हैं। वो कहते हैं, पिताजी एक बात बताइए, हम लोग लड़ रहे हैं तो आप क्यों हंस रहे हैं? आपको तो बीच बचाव कराना चाहिए, ये हिस्सा मेरे को देना चाहिए। तो सेठ घनश्याम बोलते हैं, बेटा, इस जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए तुम दोनों लड़ रहे हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि मेरे पास एक खजाने की पोटरी भी है, लेकिन वो यहाँ नहीं, मेरे गांव में है। खजाने की पोटरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की आंखें खुल गईं। अरे, पिताजी के पास खजाने की पोटरी भी है? तो वो कहते हैं, वो पोटरी कहाँ है, हमें बताइए। सेठ घनश्याम कहते हैं कि वो पोटरी हमारी पुश्तैनी ज़मीन जो कि हमारे गांव में है, वहाँ पे रखी हुई है, लेकिन अगर तुम लोगों को वो पोटरी चाहिए तो मेरी एक शर्त भी माननी पड़ेगी। तो बच्चे कहते हैं, बताइए क्या शर्त है? तो सेठ घनश्याम बोलते हैं, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। शर्त यह है कि यहाँ से वहाँ तक तुम दोनों एक दूसरे से लड़ोगे नहीं। तो सेठ घनश्याम के दोनों बच्चे संधि कर लेते हैं कि चलिए यहाँ से वहाँ तक चलते हैं, वो पोटरी लेकर आते हैं, लेकिन हम दोनों लड़ेंगे नहीं। अब सेठ जी यहाँ से गांव के लिए रवाना होते हैं अपने दोनों बच्चों को लेके, लेकिन गांव के लिए सिर्फ एक ही बस जाती है। अब वो उस बस में जाके बैठ जाते हैं, और बस में भी उनको 2 ही सीट मिलती हैं, लेकिन आदमी 3 थे, और सफ़र 10 से 12 घंटे का था। अब क्या करें, कौन पिताजी के साथ बैठे? तो दोनों ने कहा, आधे रास्ते तुम खड़े रहो, आधे रास्ते मैं खड़ा रहूँगा। अब वो ऐसे करते करते गाँव पहुँच जाते हैं। गाँव में उनकी पुश्तैनी हवेली होती है बहुत बड़ी। अब वो देखते हैं तो उसके चारों ओर वीराना होता है। अब सेठ जी अपने दोनों बेटों को लेकर हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस हवेली में कबूतरों ने अंडे दिए हुए हैं। अब हवेली को देख के सेठ घनश्याम वहीं बैठ गए, अपना माथा पकड़ के रोने लगे। अब उनको माथा पकड़ के रोते हुए देख उनके दोनों बेटे उनके पास आते हैं और पूछते हैं, अरे पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? तो वो कहते हैं कि बेटा, ये देखो, तुम्हें याद है तुमने बचपन इसी हवेली में गुजारा था, और इस हवेली के लिए मैं अपने भाई से कितना लड़ा था। देखा, आखिरकार यह हवेली मेरी हो गई। लेकिन क्या कहूँ, मेरा भाई मेरा ना रहा। आज वो हमसे कितनी दूर है, उसका एक फ़ोन भी नहीं आता कि बड़े भाई आप कैसे हो। हम दोनों बचपन में कितने प्रेम से रहते थे, लेकिन इस छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के चक्कर में हम दोनों लड़ मरे। आप देखो, ये ज़मीन मेरी है, लेकिन क्या करूं, इस ज़मीन को छोड़ के मुझे जाना पड़ा। आज मैं शहर में रह रहा हूं तुम्हारे साथ, और इस ज़मीन की कोई कीमत नहीं है मेरी निगाह में। तो सेठ घनश्याम अपने बेटे से पूछते हैं, बेटा एक बात बताओ, जिस बस से हम यहाँ तक आए थे, हमको जो 2 सीट मिली थी, क्या वो हमारी हो गई? अगर वो हमारी हो गई तो हम उन्हें अपने साथ लेके क्यों नहीं आए? हम उसे बस में ही क्यों छोड़ाए? तो सेठ घनश्याम के दोनों बेटे एक साथ जवाब देते हैं, अरे बाबूजी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो बस है, सफ़र है, चलता रहता है। हमसे पहले कोई और बैठा था, फिर हम बैठ गए, हमारे बाद में कोई और बैठा होगा। और वैसे भी उस बस की सीट में क्या रखा है, वो थोड़ी देर के लिए हमारी थी, बस। अब उनके पिता घनश्याम थोड़ा मुस्कुराए और अपनी आंखों में आंसू भर के उनसे कहने लगे कि बेटा, मैं तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ कि जो चीज़ आज हमारी है वो कल किसी और की थी। थोड़े वक्त के लिए हमारी हुई, और हमारे बाद किसी और की होगी, और उसके बाद पता नहीं किसकी होगी। बेटा, एक बात याद रखना कि थोड़ी सी धन और संपत्ति के लिए तुम अपने अनमोल रिश्तों को कभी मत खोना। अगर तुमको थोड़ा भी लालच आए तो इस हवेली की दीवारों को देख लेना कि बड़ी बड़ी हवेलियों में भी कबूतर अंडे देते हैं। बेटा, मुझे तो बस इतना ही कहना है, कभी भी तुम्हारे मन में कुछ भी आए,
उस बस की सीट को हमेशा याद रखना कि उस बस की सीट पे सवारियां बदलती रहती हैं और कभी भी उस सीट के खातिर अपने अनमोल रिश्तों की आहुति मत देना। जिस प्रकार तुमने बस की यात्रा में एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाया था, उसी प्रकार अपने जीवन की यात्रा में भी तालमेल बैठाए रखना। दोनों बेटे समझ गए कि आखिरकार सेठ घनश्याम कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने अपने पिता से तो माफ़ी मांगी ही और एक दूसरे से भी गले मिले और कहा कि भाई जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए, मैं आपकी बात कभी नहीं काटूंगा। दोस्तों, हमारे पास जितना भी ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए है, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो सवारी भी बदल जाती है और मालिक भी। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं। इस थोड़ी सी धन संपत्ति के लिए अपने अनमोल रिश्तों को खो ना देना। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब चलते हैं कृष्णवाणी की ओर। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 1 को शुद्ध हिंदी में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। संजय कहते हैं, उस प्रकार करुणा से भरे हुए तथा आंसुओं से पूर्ण उस शोकयुक्त अर्जुन को भगवान देखते हैं। अर्जुन दुख से घिरा हुआ है, आशा टूट चुकी है और हिम्मत जवाब दे चुकी है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण उसको समझाना शुरू करते हैं। जहाँ युद्ध का वर्णन होना चाहिए था, वहाँ दुख और विषाद का माहौल है। अर्जुन की आंखों में आंसू और मन में निराशा है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। धृतराष्ट्र या संजय ने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था और अर्जुन का दुख देखकर भगवान श्री कृष्ण उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों, यही है गीता। अर्जुन या हम सब की शंका, कृष्ण या ईश्वर का ज्ञान। तो बोलिए राधे राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बोलिए राधे राधे।